बांग्लादेश और इंडिया के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन आज बारिश की नज़र हुआ, लेकिन एक बात जिसने सब लोगों को मुतासिर किया, ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को मुतासिर किया, वो था रोहित शर्मा का वो स्टेप जब वो टॉस के लिए आए। जब वो टॉस के लिए आए तो सब ये सोच रहे थे शायद रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि इस पिच पर 1964 से लेकर आज तक किसी भी कैप्टन ने पहले बैटिंग चूज़ नहीं की। और ये रोहित शर्मा ने आज 1964 के बाद कानपुर के ग्राउंड पर 1964 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कैप्टन ने पहले बैटिंग के बजाय बॉलिंग को चूज़ किया हो। इस फैसले के बारे में पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं वो क्या राय देते हैं। लेकिन इससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की तो पहले मैं इस ग्राउंड की तरफ थोड़ा आता हूँ। बड़ा हिस्टोरिक ग्राउंड है कानपुर का। इंडिया ने अपना 500वां टेस्ट भी यहाँ पे खेला था। मुझे याद है 2016 में, जिसमें रवि अश्विन ने 6 विकेटें हासिल की थी। तो ये एक तारीख़ी ग्राउंड है कानपुर का। पाक इंडिया मैचेस भी हुए हैं इसमें। जब टॉस हुआ तो थोड़ा सा मुझे भी स्टार्ट में लगा कि थोड़ा सा वियर्ड डिसीजन है, क्योंकि 1964 से लेकर अभी तक पहले बैटिंग वाली साइड ही कामयाब रही है, क्योंकि यहाँ की जो सर्विस है पहले 2 दिन फुल फ्लैट विकेट होती है, बैटिंग विकेट को ज़्यादा फ़ायदा देती है। लेकिन शायद वो रोहित शर्मा को अपने बॉलर्स पे यकीन था कि हम अगर बैटिंग विकेट भी है तो बांग्लादेश को जल्दी से निपटाकर अपनी बैटिंग करेंगे, फिर चाहे वो बैटिंग जितनी लंबी जाए। तो उन्होंने यही सोचा होगा कि यार हम पहले दिन में बांग्लादेश को निपटा देंगे, फिर बाकी दूसरे तीसरे दिन हम बैटिंग करेंगे, शायद उनको एक ही इनिंग में दूसरी दफ़ा में निपटा देंगे। तो शायद यही थिंकिंग थी, क्योंकि 64 के बाद अचानक से डिसीजन चेंज हो गया। थोड़ा ब्रेव डिसीजन है, क्योंकि शायद उनको अपने बॉलर्स पे यकीन था। और बाकी कानपुर की विकेट के बारे में बताता चलो, ये पहले जो 2 दिन होते हैं ये बैट्समैन को ज़्यादा फेवर देती है। तीसरे चौथे दिन से विकेट में टर्न आना शुरू हो जाती है स्पिनर्स के लिए, तो वो भी एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। मुझे लगा कि यार ये रोहित शर्मा ने गलती कर दी, फिर सोचा शायद ये एक ब्रेव डिसीजन भी है, क्योंकि अपने बॉलर पे जो आपको यकीन होता है ना, तो आप फिर ऐसे डिसीजन लेते हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन, स्टार्ट में तो अच्छा ही डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि शुरू में जो आकाशदीप का स्पेल था, बेहतरीन स्पेल था। जिस तरह उन्होंने अपने अर्ली स्पेल में 2 विकेटें चटकाई। और फिर मैं आकाशदीप के ऊपर आता हूँ। आकाशदीप ने बेहतरीन बॉलिंग करके सेलेक्टर की नज़रों में आ गए हैं, और हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है, अब जो आने वाली ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ है उसमें आकाशदीप ज़रूर पिक होंगे। जिस तरह से आपने बात की, जब आप कॉन्फिडेंस होते हैं, जब आपके बॉलिंग अटैक में आपके पास जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और सिराज की तरह बॉलर्स हों, और स्पिनर की बात की जाए तो रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की तरह बॉलर्स हों, तो आप इस तरह के डिसीजन आप आसानी से ले सकते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिस तरह से आज जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की, यानी कि स्टार्ट के वो जो 3 ओवर उन्होंने डाले वो मेडियन थे, यानी कि उसमें बांग्लादेशी बैटर्स को उन्होंने मौका भी नहीं दिया सिंगल लेने का। वो बॉलिंग आई थिंक मैजिकल बॉलिंग थी। जिस तरह से बुमराह ने ओवर डाले, जिस तरह से उसके बाद आकाशदीप ने आते ही विकेटें चटकाई, तो आप उस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन स्पेल था। विकेट लेना या ना लेना वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन कौन सी लाइन पे कैसी डिलीवरीज आपने डाली है। मैं स्टार्ट में मैंने आपको कहा ना कि ये थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है कानपुर की, तो इस बैटिंग विकेट पर जिस तरह वो स्पेल था, तो मैं कहता हूँ कि उस स्पेल से बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं बच गया बांग्लादेश। वरना तो ये जो अभी 3 आउट है, ये 6-7 भी हो सकते थे। तो वो बेहतरीन स्पेल था। इतनी बैटिंग विकेट पर इस तरह का स्पेल बहुत, जब कम ही बॉलर होते हैं जो ऐसे स्पेल डालते हैं, कि बुमराह में वो क्वालिटी है, जब भी उसने ये बेहतरीन स्पेल किया है। अगर आकाशदीप की बात करें, जिस तरह से उन्होंने डेब्यू किया और आते ही अब दिलीप जो ट्रॉफी हुई उसके बाद उन्होंने टीम में डेब्यू किया, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने लगे, और अचानक से इतनी डेंजरस बॉलिंग, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उनका मुझे एंगल बड़ा पसंद आ रहा है। जिस तरह लेफ्ट हैंडर को वो इन स्विंग करके अंदर बॉल ला रहे, और फिर वो लेफ्ट हैंडर के लिए ख़तरा बने हुए, इसी वजह से उन्होंने अपना ट्रस्ट अर्न कर लिया है। हो सकता है आपको ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ है, फिर इंडिया ने इस सीरीज़ के बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसमें मुझे आकाशदीप सेलेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बुमराह के अलावा थोड़े सिराज ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है
सिराज मुझे लगता है कि शायद ड्रॉप हो जाए, शायद ना भी हो, लेकिन आकाशदीप मुझे कंफर्म है पहले बॉलर बुमराह होंगे और आकाशदीप मुझे कंफर्म हो गए कि वो ऑस्ट्रेलिया टूर में भी जाएंगे, क्योंकि पहले टेस्ट में भी उन्होंने इम्प्रेस किया। जिस तरह लेफ्ट हैंडर के ख़िलाफ़ उनकी बॉलिंग है बहुत अच्छी जा रही है, हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में भी सिलेक्ट हो, लेकिन उस पर थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे मोहम्मद सिराज पे। मुझे लगता है अगर वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होते हैं तो उनकी जगह अर्शदीप के आने का चांस है। अगर ओवरऑल बात की जाए जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग की वो तो एक तरफ रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें जिस तरह की उनकी फील्डिंग थी, जिस तरह आज यशस्वी जायसवाल ने कैच लिया आकाशदीप के ओवर में, तो आई थिंक वो काफ़ी इंप्रेसिव। तब जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं और इस तरह के कैच आप पकड़ लेते हैं तो काफ़ी एक आपको मोटिवेशन मिल जाती है। इस हवाले से थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें तो। जी बिल्कुल, एक मैच में फील्डिंग उतना ही रोल अदा करती है जितना कि बॉलिंग या बैटिंग, क्योंकि अगर आप एक बॉलर है अगर आपने विकेट नहीं ली, अगर आपने एक अच्छा कैच पकड़ लिया तो ये मैच टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर बैट्समैन है, अगर आप 25-30 रन बनाते हैं और 25-30 रन ग्राउंड में सेव करते हैं। मैं फील्डिंग की मिसाल देता हूँ, न्यूजीलैंड के बारे में आपने सुना होगा कि न्यूजीलैंड दुनिया की टॉप टीम है जिनकी फील्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अगर न्यूजीलैंड कोई ODI मैच खेलेगी तो 50 ओवर के मैच में अगर न्यूजीलैंड को कोई 270 का टारगेट देता है तो 270 में से उन्होंने कम से कम 50 से 60 रन फील्डिंग से बचाए होंगे। ये फील्डिंग इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती है। और फिर जिस तरह जायसवाल ने कैच पकड़ा वो एक बेहतरीन कैच था। फील्डिंग का रोल एक चैम्पियन साइड यही करती है, जब आपको विकेट से हेल्प नहीं मिल रही हो तो फिर वो फील्ड से ज़ोर लगाती है, अपनी फील्ड प्लेसमेंट ऐसे सेट करती है ताकि बैट्समैन पे प्रेशर आए और वो गलती करे और वहाँ पे विकेट मिले हमें। जिस तरह से आपने बात की इंडिया की जो फील्ड साइड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर दूसरी तरफ हम देखें पाकिस्तान की फील्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी एक अलग डिफरेंस आपको नज़र आता है। पाकिस्तान की फील्डिंग यानी कि ना होने के बराबर है। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की अगर हम बात करें तो एक वर्ल्ड क्लास फील्डिंग नज़र आती है। अगर जडेजा को आप देखें जितने वो फिट नज़र आते हैं फील्डिंग के दौरान, और अगर बाकी जो प्लेयर्स हैं इंडियन के वो आई थिंक फील्ड पर वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। पाकिस्तान को क्या तब्दीली लानी चाहिए अपने फील्ड साइड पर? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डिफरेंस जो होता है ये फिटनेस का होता है। जब आप फिट होते हो ना तो इस तरह की फील्डिंग तब सामने आती है। आप पाकिस्तानी दूसरी तरफ हम फील्डर्स को देखें, वो मारे भाग रहे होते हैं बॉल के पीछे। आप देखें जैसे जड्डू की बात की, रविंद्र जडेजा, मुझे काफ़ी तौर पर मुझे वो लड़का इसलिए पसंद है, काफ़ी एनर्जेटिक लड़का है। मतलब हर जगह आपने वो मैच के दौरान सुना भी होगा, ऋषभ पंत माइक में बोल रहा है जड्डू भाई ग्राउंड में चारों तरफ आप ही नज़र आ रहे हो। मतलब वो एक एनर्जेटिक लड़का है, उसकी फिटनेस लेवल लाजवाब है। अगर वो बॉलिंग में आता है तो बॉलिंग में डिलीवर करके देता है, अगर वो बैटिंग में आता है तो बैटिंग में डिलीवर करके देता है। और जिस तरह के वो रन आउट्स करता है, जिस तरह की वो कैचेस लेता है, ऐसा फील्डर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है मैच के ऊपर। और अपनी पाकिस्तानी प्लेयर्स को अपनी फ़िटनेस पे तवज्जो देनी चाहिए। उनकी फ़िटनेस बेहतर होगी तो फील्डिंग भी बेहतर हो जाएगी। आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अगर आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन करता चलूँ कि क्या आपको लगता है ये मैच फिनिश हो सकता है, यानी कि ये रिज़ल्ट इस मैच का निकल सकता है? इस हवाले से अगर आप कहें तो वाई नॉट। जिस तरह की वर्ल्ड चैम्पियन साइड इंडिया है तो मुझे लगता है अगर कल भी बारिश नहीं हुई तो इंडिया बांग्लादेश को जल्दी आउट कर देगा। मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी प्रिडिक्शन है, शायद ये गलत भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया अगर कल बांग्लादेश को जल्दी आउट करेगी तो इंडिया पहली इनिंग में एक लंबा स्कोर करेगी। अगर बांग्लादेश 200-250-300 में आउट हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इंडिया 500-550 रन्स करेगी पहली इनिंग में। और मुझे लगता है कि दोबारा भी जल्दी आउट कर देगी बांग्लादेश को। अगर रेन ना हुई तो मुझे लगता है कि अगर एक आध दिन और भी रेन हो गई तब भी इंडिया जीत सकता है। शर्त ये है कि 5 दिन रेन ना हो। बाकी इंडिया के लिए बांग्लादेश को हराना कोई मुश्किल बात नहीं है। और मुझे लगता है कि आराम से इंडिया ये सेकंड टेस्ट भी जीत जाएगा और इंडिया ये सीरीज़ वाइट वॉश करेगी और एक बेहतरीन अंदाज में इस सीरीज़ को एंड करेगी। तो ये थी नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम की राय। आपने देखी जिस तरह से हमारे भाई ने एक्सप्लेन किया कि ये मैच अभी भी इंडिया के हाथ में, यानी कि एक दिन अगर बारिश की नज़र हुआ उसके बावजूद भी आई थिंक इंडिया ये मैच आसानी से जीत सकता है। तो नाज़रीन इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।